हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज थर्सडे है और आज हमारा ये सेकंड वीडियो आ रहा है जो कि ग्रेविटेशन के ऊपर हमने बनाया है। ग्रेविटेशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशन देखी थी, आज उसके फर्दर पढ़ते हैं और कुछ पुराना रिवाइज करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियोस स्पेशली आरएस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बाकी सभी कॉन्सेप्ट, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे जनरल साइंस के लिए बात की जाती है वहाँ पर ये सभी वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको हमारे वीडियो हर मंडे और थर्सडे को मिल जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। क्योंकि आप जब वीडियो पे कमेंट करते हैं, इन्हें शेयर करते हैं, ज़्यादा हमारे व्यूअर्स होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है बहुत सारे लोग हमसे पढ़ रहे हैं। बाकी तो इट्स फाइन। और शेयर कर देना ताकि लोगों को पता चले कि हमने वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं। तो और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है कि हमारा ऐप है शिक्षा विद शालिनी के नाम से। गूगल प्ले पे आप सर्च कर सकते हैं और उस ऐप पर आप आरएस के लिए, क्लास 10th के लिए या दूसरे कोर्सेज़ के लिए वहाँ पे जनरल साइंस के कुछ कोर्सेज देख सकते हैं। तो कुछ फ्री वीडियोस हैं, टेस्ट हैं, ये सब वहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। शेयर करना, लाइक करना, ऐप डाउनलोड करना, बट यहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है। सो द कंप्लीट कलेक्शन साइंस के लिए यहाँ पे हमारे पास शिक्षा विशालिनी में। ओके, तो हम चलते हैं नीचे जहाँ पे हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे। देखिए, ग्रेविटेशन क्या होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण होता है दो पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे दो पिंड है हमारे पास। सपोज करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सपोज हमारे पास जस्ट अ मिनट, सपोज करते हैं हमारे पास दो पिंड है। वन इज एक यहाँ पर है और एक पिंड हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पिंड, एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और इस अट्रैक्शन का जो बल होता है, फोर्स होता है, उसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये हमेशा हर वस्तु पर ग्रेविटेशन लगता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर कोई वस्तु छोटी छोटी है, जैसे दो बॉल हैं जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, छोटी छोटी बॉल्स हैं, उनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और अर्थ और मून, सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशन लगता है। बस फ़र्क ये होता है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल ना काफ़ी कमज़ोर होता है, काफ़ी वीक होता है। तो हमें पता नहीं चल पाता कि ये दो बॉल हैं वो भी अपने आप में ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही हैं। जब पिंड बड़े होते हैं तो हमें वो पता चल पाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद है ये हमारा सेकंड डेफिनेशन है कि पृथ्वी, तो स्पेशली देखो, वैसे तो सब पिंड लगाते हैं, मतलब सन के द्वारा भी ग्रेविटेशन लगाया जा रहा है, अर्थ के द्वारा, मून के द्वारा, एक छोटी सी बॉल के द्वारा भी ग्रेविटेशन लग रहा है। पर जब जो पृथ्वी होती है और ये पृथ्वी किसी पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है तो उसे गुरुत्वीय बल कहा जाता है। तो स्पेशली हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। सिर्फ हम स्पेशली किसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, अर्थ अगर किसी पे लगाती है तो हम क्या कहेंगे, उसे गुरुत्वीय बल कहेंगे। ठीक है, ओके। इसकी कुछ विशेषताएं थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। हाँ, कुछ विशेषताएं थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। यह एक दुर्बल प्रकृति का बल होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास दो बॉल्स हैं और उनके अंदर भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन वो हमें फील ही नहीं होता, पता ही नहीं चल पाता है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि ये फोर्स ना काफ़ी दुर्बल होता है। जब ये बहुत स्ट्रांग होगा तो पता चल जाएगा। जैसे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो देखिए दो छोटी छोटी चुंबक भी होती है ना, तो उनका हमें पता चल जाता है कि एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं या प्रतिकर्षित कर रही हैं। लेकिन इसका हमें पता नहीं चल पाता है। इसका पता क्यों नहीं चल पाता है? क्योंकि यह एक दुर्बल प्रकृति का बल होता है। ओके, यह सदैव आकर्षक प्रकृति का होता है। जस्ट अ मिनट, हेलो। यह सदैव आकर्षक प्रकृति का होता है। आकर्षक का मतलब होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव
यह हमेशा अट्रैक्टिव होता है, मतलब ऐसा नहीं होता जैसे चुंबक होती है ना, चुंबक इधर से इधर कर देगी, इधर से इधर प्रतिकर्षित कर देगी, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं करता है, ये हमेशा आकर्षक प्रकृति का होता है। एक मिनट इधर आइए। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब ये होता है नहीं, आई जस्ट वांट टू से कि ये जो है ना इसे हटाना है। ओके, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये अर्थ है और ये मून है, इनके बीच में क्या है, हवा है, पानी है, जल है, कुछ भी है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जितना फोर्स इसको लगाना होगा इसके ऊपर, वो उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, यह केंद्रीय बल है, मतलब ये केंद्र से शुरू होता है और इसके केंद्र तक जाता है, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो आप कहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से अगर मून की डिस्टेंस लोगे तो अलग आएगी, तो अपने को क्या होता है, इसके केंद्र से मेजर करना होता है, केंद्रीय बल होता है। संरक्षी बल है, ठीक है, और एक अन्योन बल है, यानी कि किसी और पिंड की उपस्थिति का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी किसी अन्य की उपस्थिति का, अन्य की उपस्थिति, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, किसी अन्य की उपस्थिति का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। जो हमारा ऐप है उस पर हम लाइव क्लास लेते हैं, तो आपको लाइव पढ़ना है, कुछ डाउट्स पूछने हैं, जूम मीटिंग के बाद हम ज़्यादातर क्लास लेते हैं, तो आप वहाँ भी हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पर जाकर। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ये क्या होता है, ये सबसे पहले तो किसने दिया था, तो ये हम देख लेते हैं। जी हाँ जी, ये नियम हमारा दिया था न्यूटन ने। तो जो हम पढ़ते हैं कि एप्पल गिरा था और एप्पल गिरने के बाद न्यूटन के दिमाग में आया था कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा था, तो वहाँ पर हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है ना। अब क्या होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो हमको ये बताया गया था कि सपोज करते हैं एक कोई पिंड है, लेट मी चेंज माई पेन, सपोज करते हैं ये एक हमारा पिंड है, सपोज करते हैं पृथ्वी है, और ये एक हमारे पास दूसरा पिंड है। ठीक है, दो पिंड है हमारे पास में, और ये पिंड इसके ऊपर आकर्षण बल लगा रहा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि आकर्षण ही लगाएगा, प्रतिकर्षण तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसका जो द्रव्यमान है वो हमारा m1 द्रव्यमान है और m2 द्रव्यमान है। तो एक्चुअली न्यूटन ने ये कहा था कि इनके बीच में जो भी बल लगेगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल, जो हम इतनी देर से बढ़ रहे हैं, तो ये जो बल होता है ना गुरुत्वाकर्षण बल, वो m1 पे डिपेंड करता है, और डिपेंडेंसी का जो साइन होता है ना m1 पे डिपेंड करता है, और डिपेंडेंसी का साइन क्या होता है, ये वाला। ठीक है, और हमने कहा था कि जो f है वो किस पे डिपेंड करता है, m2 पे डिपेंड करता है, यानी कि इसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, और f एक तीसरी चीज़ पे भी निर्भर करता है, वो होता है r², यानी इनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सपोज करते हैं ये दोनों r डिस्टेंस पर अवेलेबल है, उनके बीच, यानी ज़्यादा दूर होंगे तो फोर्स कम होगा, अगर पास में होंगे कम दूरी पर होंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा, यानी उल्टा बोलेंगे, दूरी ज़्यादा फोर्स कम, फोर्स ज़्यादा तो दूरी कम। ठीक है, इस तरीके से, तो इसके स्क्वायर के, अब जब हम तीनों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने पे हमारा आ जाता है F इजिकल्स टू m1 इजिकल टू भी क्यों आएगा, ये डिपेंड्स आएगा। ठीक है, m डिपेंड्स ऑन m1 एंड m2, और इन्वर्सली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, दूरी, और उसका स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम इस डिपेंडेंसी साइन को हटाते हैं, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वहाँ पे हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और उस कांस्टेंट को कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को कहा जाता है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से कहा जाता है, और ये पूरे यूनिवर्स में सेम होता है, यानी आप कहीं भी चले जाइए, किसी के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिए, मार्स के, जुपिटर के लिए, सैटर्न के लिए, सन के लिए, सबके लिए जी का मान सेम होगा। तो जी का जो मान आता है वो आता है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी यूनिट चेक करते हैं, तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे अपन, ये स्मॉल जी की है ना, वो यूनिट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो मैं थोड़ा सा इस पेज को नीचे करूँ। हाँ जी, देखिए इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, F इजिकल्स टू जी m1 m2 अपॉन r², यही देखा था। अगर मैं g के लिए निकालना चाहूँगी तो g के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f तो इसके बराबर में है ही, r² इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा,
और m1 और m2 इसके नीचे आ जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो f का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। r स्क्वायर का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर होता है वैसे r का डिस्टेंस का, तो स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे kg स्क्वायर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये भी kg है और ये भी kg है, 2 बार kg आएंगे तो kg स्क्वायर। तो g का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पूरी वैल्यू लिखूँ तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके उपयोग तो हमने देख लिए थे कि जो सन होता है वो बाकी सारे पिंडों को अपनी तरफ बांध के रखता है, और यही एक वो होता है मतलब कारण जिसके वजह से सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं? सन के चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये सन है और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो सब किसके वजह से पॉसिबल है? ग्रेविटेशन के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना। एक दूसरा यूज़ देख सकते हैं कि जो सन के जो अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ जो मून चक्कर लगा रहा है, वो भी कौन से फोर्स के कारण लगा पा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगा पा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो हमारा अर्थ है अर्थ के चारों ओर हमारा वायुमंडल है, और वो वायुमंडल क्या कर रहा है? अर्थ को छोड़ के नहीं जा पा रहा है। अर्थ के वायुमंडल यहाँ पे चिपका हुआ है, मतलब अर्थ के पास ही है। फिर जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हमारा वायुमंडल कम होते जाता है, और धीरे धीरे हवाएं कम होती चली जाती हैं, और स्पेस में जब हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जो वायु होती है वो नगण्य होती है या फिर होती ही नहीं है, वैक्यूम आ जाता है। तो हमारे अर्थ के पास इतना सारा वायुमंडल कैसे है? क्योंकि ये जो हवा के पार्टिकल्स है ना, वो ग्रेविटेशन की वजह से हमारे अर्थ से चिपके हुए हैं, जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वरना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं होता। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के मतलब ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसके यूजेस कह सकते हैं। चलिए, इसके बाद में हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं। जब कोई गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत पृथ्वी के मुक्त, हाँ देखिए क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। देखिए क्या है कि हमने कहा था कि ये पृथ्वी है हमारे, और इस पृथ्वी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने जैसे छोड़ा इसको, तो छोड़ा तो ये पृथ्वी क्या करेगी? इसे अपनी तरफ खींचेगी, और जैसे ही पृथ्वी इसे खींचेगी तो सपोज हमने यहाँ पे छोड़ा ना, उस समय हमने कोई इसको वेलोसिटी नहीं दी, हमने यहाँ पकड़ा और एकदम छोड़ दिया। जैसे ही हमने इसको छोड़ा इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन अर्थ ने इसे खींचा, पुल किया, यानी कि फोर्स लगाया। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे ना फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया जाता है? फोर्स। तो उसमें एक क्रिएट हो जाता है एक्सेलरेशन, त्वरण क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सपोज करते हैं एक बॉल थी, और बॉल अपने आप से तो मूव नहीं करेगी ना। जब आप क्रिकेट खेलते हो और बॉल फेंकते हो, तो जब आप बॉल फेंकते हो तो आपने फोर्स लगाया बॉल को फेंकने के लिए, अपनी बॉडी का जो फोर्स था वो उसको दिया। तो जैसे आपने बॉल को फोर्स दिया, वो एकदम तेज स्पीड से जाना शुरू कर देगी। तो उसमें एक्सेलरेशन आ गया, उसकी गति जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई। तो चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो हमने क्या किया, जब इसे छोड़ा था तब इसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी, फ्री फॉल था इसका, और जैसे ही इसको छोड़ा तो इस पर पृथ्वी ने फोर्स लगाया, उसको ग्रेविटी के कारण खींचा, फोर्स लगाया। तो जब भी किसी चीज़ पे फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन आ गया। तो पृथ्वी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है और पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कारण इसमें एक्सेलरेशन आ गया। उस एक्सेलरेशन को, जो कि किसके वजह से आया है? पृथ्वी की वजह से आया है। पृथ्वी की वजह से क्यों आया? क्योंकि पृथ्वी ने उस पर फोर्स लगाया। पृथ्वी ने फोर्स कैसे लगाया? पृथ्वी ने उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाया। तो फोर्स के कारण जब ये नीचे की तरफ आती है तो एक्सेलरेशन आता है, इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो हम जनरली इसे ए से ना लिखकर स्मॉल जी से लिख दिया करते हैं। क्यों? डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग पहचान बनाने के लिए, कि नॉर्मली जब आप फोर्स लगाते हो तो उस एक्सेलरेशन को ए कहा जाता है, लेकिन जब आप ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट करते हो तो उसे स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो इसे हम किससे लिखते हैं? स्मॉल जी से। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे ये 2 नहीं है, मैं लिख नहीं पा रही थी इसको, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन पर किलोग्राम होता है, दोनों एक ही यूनिट है, यहाँ स्क्वायर मत लगाइएगा।
यह एक सदिश राशि है। देखिए एक्सेलरेशन हमेशा सदिश राशि होती है, यानी कि दिशा होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। और कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो और इसकी दिशा किधर होगी, पृथ्वी की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा ना, ग्रेविटेशन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर कैसे जा सकता है। पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ ही खींचेगी। हमने विशेषताएं देखी थी, वहाँ देखा था हमने कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है। तो ये आकर्षण बल है, ये हमेशा खींचेगा, धक्का कभी भी नहीं देगा। तो इसने क्या करना है, पुल करना है, पृथ्वी ने पुल करना है। तो जैसे ही पृथ्वी पुल करेगी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, तो हमेशा इसकी दिशा किधर होगी, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, यानी कि पृथ्वी के अंदर की तरफ, इधर केंद्र की तरफ होगी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो पुल करेगी तो इस तरफ पुल करेगी, हमेशा केंद्र की तरफ होती है। जी का मान ये कैपिटल जी नहीं है बाबा, कैपिटल जी का मान तो कभी भी नहीं बदलता, कैपिटल जी का मान कभी नहीं बदलता है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। तो जी का मान पृथ्वी पर बदलता रहता है। जी का मान पृथ्वी पे कैसे बदलता है भाई, तो देखिए ना, जैसे पृथ्वी पर ये यहाँ पे है तो अलग होगा, यहाँ पे ऊंचाई पे अलग होगा, तो ये पहाड़ों पे अलग होगा, मैदानों में अलग होगा, है ना। और अगर हम कहें तो विषुवत रेखा पर अलग होगा और यहाँ पोल्स पर अलग होगा। ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। पर हम कॉमनली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पूरी पृथ्वी पर एक कांस्टेंट मान लिया जाता है, एक बराबर फोर्स मान लिया जाता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं मतलब बराबर एक्सेलरेशन मान लिया जाता है। और वो बराबर एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर को ऊपर कर लीजिएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ना हियर इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज भार और द्रव्यमान। तो अब हमने स्मॉल जी यहाँ पर पढ़ा है। स्मॉल जी मतलब हमने क्या पढ़ा, अभी तक हम एक थ्योरी पढ़ रहे थे कि भाई अर्थ है और अर्थ क्या कर रही है, कुछ फोर्स लगा रही है किसके ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, आज मैं हूँ तो मेरे ऊपर भी फोर्स लगा रही है। यहाँ पर मेरे पास ये पेन भी है तो पेन के ऊपर भी फोर्स लगा रही है। आपको पता है कैसे फोर्स लगा रही है? अगर इस पेन पे फोर्स नहीं होता ना, तो ये पेन हवा में, जैसे मैंने ये रखा, तो ये पेन कभी भी गिरता नहीं। क्यों? क्यों ये गिरा, क्यों ये पेन नीचे क्यों गिरा बताओ? नीचे इसीलिए गिरा ना क्योंकि अर्थ ने इसको पुल किया नीचे की तरफ, वरना तो ये पेन गिरता ही नहीं, कभी हवा में झूलता रहता है। जैसे आपने कुछ इंग्लिश मूवीज़ हैं, आप देखिएगा ज़रूर। ग्रेविटी मूवी है एक, एस्ट्रोनॉट करके मूवी है। ठीक है, इन सब मूवीज़ में आप देखेंगे, इंटरस्टेलर भी है, कुछ मूवीज़ हैं, इनमें आप देखेंगे कि ना वहाँ पे जब स्पेस में जाते हैं ना, तो कैसे ऑब्जेक्ट फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, वो कभी गिरते ही नहीं नीचे। तो ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होता होगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ना, हर चीज़। तो ये जी पढ़ लिया हमने, कैपिटल जी पढ़ लिया, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ लिया, त्वरण पढ़ लिया, इनकी वैल्यू देख ली, और एक सार्वत्रिक गुरुत्व का फॉर्मूला भी देख लिया। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जी की एप्लीकेशन क्या है, क्या काम आता होगा ये हमें? काम तो ये आता है कि हर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ पुल किया जा रहा है, धरती खींच रही है उसे, ये समझ में आता है हमें। तो इसका कहाँ कहाँ इफेक्ट हो सकता है, रियल लाइफ में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। कि क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु है हमारे पास, और वो वस्तु में क्या होते हैं, हमारे एटम्स होते हैं। ठीक है, वो वस्तु किससे बनी होती है, एटम से बनी होती है, अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये परमाणुओं का जो एक्चुअल मात्रा है, मात्रा मतलब मैटर कितना है इसके अंदर, मैटर मतलब हिंदी में से कहा जाता है द्रव्य कितना है, एक्चुअल में हमारे पास सामान कितना है जिससे ये वस्तु हमारी बनी हुई है, वो तो हमारा होता है द्रव्यमान, है ना। यानी देखो, इसको तोड़ के देखिएगा, द्रव्य यानी वस्तु का जो मैटर है, एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं इसकी, जिससे मिलकर ये ऑब्जेक्ट बना है, वो कितना है, सब वो सामान कितना है, दैट इज कॉल्ड द द्रव्य, है ना। और इसका मान, ये मान यानी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज कॉल्ड द द्रव्यमान, है ना। ठीक है, अभी कुछ देर वेट करो, मैं बताती हूँ कि ये कैसे होता होगा। ये तो हो गया द्रव्यमान, और इसे हम केजी से नापते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका 5 kg इसका द्रव्यमान है, क्या है, इसका द्रव्यमान है। लेकिन अब मैंने ये कहा कि
ये वाटर बॉटल है और वाटर बॉटल को मैंने ये जो वेइंग मशीन होती है ना, उस वेइंग मशीन के ऊपर रखा। जैसे ही रखा तो यहाँ पे रीडिंग आने लगी। ठीक है, रीडिंग आने लगी। कैसी रीडिंग आने लगी? कि इसके अंदर 2 लीटर या 2 किलोग्राम का इसमें भार है। ठीक है, क्या भार है? 2 किलोग्राम का। तो 2 किलोग्राम का भार है, तो क्या इसके अंदर एक्चुअली में जो एटम्स होंगे, जो द्रव मास होगा या कहा जाए जो मैटर होगा, क्या वो 2 kg होगा? नहीं, वो 2 kg नहीं होगा। ठीक है, तो भार क्या होता है? भार क्या होता है कि सपोज करते हैं यही ऑब्जेक्ट को जब मैंने वेइंग मशीन पे रखा, है ना, वेइंग मशीन पे रखा, तो इस पे वेइंग मशीन ने हमारी ने ये जो वेइंग मशीन है, मतलब वजन तोलने की मशीन है, उसके ऊपर मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा। तो यहाँ पे 5 किलोग्राम की बजाय मेरे यहाँ पे लिखा आया 50 लिखा आया। अभी मैं यूनिट नहीं बता रही, 50 लिखा आया। ठीक है, 50 लिखा आया। अब ये 50 क्या चीज़ है? तो देखो, ये ऑब्जेक्ट में जो एक्चुअल में पार्टिकल्स है ना, वो तो मेजर होंगे ही होंगे, है ना। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को धरती नीचे की तरफ भी तो खींच रही है। क्या कर रही है? धरती नीचे की तरफ खींच रही है। तो जब धरती इसको खींचेगी तो वो खींचने का बल इसमें नहीं मेजर होगा? क्या होगा इसका बल? आप एक काम कीजिएगा, है ना, आप इस ऑब्जेक्ट को जो आप मेजर कर रहे हो उसको ऊपर से दबाइए, ऐसे पुश कीजिए, हाथ से दबाइए। जैसे आप हाथ से दबाएंगे ना, इसकी रीडिंग बढ़ के 80 हो जाएगी। क्यों? क्यों हुई इसकी रीडिंग 80 हो जाएगी, 70 हो जाएगी, 65 हो जाएगी, जो भी है। क्यों हो जाएगी? क्यों? क्योंकि जब आपने इसको हाथ से दबाया तो आपका बल इसके ऊपर आया और उस बल को भी इस मशीन ने रीड कर लिया। ठीक है, तो आपने दबाया तो उसको तो रीड किया, तो जो धरती नीचे से अपनी तरफ खींच रही होगी, क्या वो उसको रीड नहीं करेगा? करेगा। तो इसने जो मशीन है, उस मशीन ने इसके द्रव्यमान को तो रीड किया ही सही। इसका द्रव्यमान हमने कितना माना था? 5 kg। उसको तो मेजर किया ही सही, लेकिन साथ में क्या मेजर कर रही है? वो इसको खींच रही है ना धरती, वो भी मेजर कर रही है। समझे? जैसे आप फॉर एग्जांपल आप सब्जी तुलवाने जाते हैं और आपने 2 किलो सब्जी तुलवाई, आपने 2 किलो सब्जी तुलवाई और आप उस पर थोड़ा सा ऐसे दबा दीजिए, उंगली से फोर्स लगाइएगा, वो 2 किलो से 3 किलो पे कन्वर्ट हो जाएगी। आप और ज़ोर से दबा दीजिएगा, वो 5 किलो पे कन्वर्ट हो जाएगी। वही सब्जी, उतनी ही सब्जी। क्यों कन्वर्ट हो जाएगी? क्योंकि वो बल जो होता है ना, वो भी रीडिंग में काउंट होता है। तो जब आपने इसको, इस द्रव्यमान को यहाँ मेज़र करने की कोशिश की, तो क्या ये जो धरती इसको खींच रही है अपनी ओर, वो मेज़र नहीं होगा? वो भी मेज़र होगा। तो वो मिला के यहाँ पे हमारी रीडिंग आई है। तो जो मिला के रीडिंग आती है उसको क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। ठीक है, जो भार होता है ना, उसमें एक तो आपका द्रव्यमान काउंट होता है ना, द्रव्यमान तो काउंट हो ही रहा है आपका, और साथ में ना गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण भी काउंट होता है। ठीक है, जो पृथ्वी इसको खींच रही है ना, वो भी काउंट होता है। तो द्रव्यमान कितना है आपका? 5 था। द्रव्यमान कितना था यहाँ पे? देखिए ना, 5 था, 5 था। और गुरुत्वीय त्वरण हम जनरली कितना लेते हैं? 9.8 लेते हैं। ये 9.8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, एक ही बात है, कुछ भी ले लो। तो आपका रीडिंग कितना आ रहा होगा? 50 रीडिंग आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए तो इसका जो यूनिट होगा ना, वो क्या होगा पता है आपको? केजी नहीं होगा। आप जो कहते हो ना कि इसको हमने वेइंग मशीन पे रखा और कहा कि इसका वजन है 1 लीटर, 1 किलोग्राम है। नहीं नहीं, वो 1 किलोग्राम नहीं होता है, वो होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का हमने क्या देखा था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भार की जो यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ करवा के दिखा देती हूँ, ताकि और भी कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। एक वस्तु है, उसको हमने वेइंग मशीन पे मेज़र किया है, यानी कि भार, जिसका भार है ना, वो आपको 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और तो इसका द्रव्यमान बताइए। द्रव्यमान बताइए। तो इसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम? भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो भार कितना है आपका? अभी आपने बताया था 100 kg। द्रव्यमान मुझे नहीं पता, मैं इसे x मान लेती हूँ, और गुरुत्वीय त्वरण मेरा आ जाता है वापस से 10। सॉरी, थोड़ा पेन डिस्टर्ब कर रहा है। 10। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी, भार kg में नहीं आएगा,
बाहर के जी में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/10, दैट वुड बी 10 kg। ठीक है, तो आपसे या तो इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, भार के और भार और द्रव्यमान की डेफिनेशन क्या है, और या इनके मात्रक भी पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर डेफिनेशन पूछे ना तो भी इनके मात्रक साथ में लिख देना, तो वो बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। एक और क्लास लेंगे शायद इसकी, जो कि नेक्स्ट मंडे को आएगी आपकी, जिसमें हम फ्लाइंग बेग और कुछ उपग्रह वगैरह के बारे में, वो कैसे काम करते हैं वो पढ़ेंगे। शेष जो उपग्रह वगैरह हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो हम स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज जो होगा, जो गुरुत्वीय त्वरण, हाँ कैप्लर के नियम भी पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच। और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, फेसबुक, टेलीग्राम या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप यहीं कमेंट बॉक्स में कर देंगे मैं वो भी देख लेती हूँ। ठीक है, और मेरे लाइक जो भी काम हो, जो भी मैं आप लोगों को और सिखा सकती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।